and truly that'll be something. But the only thing is then you'll have to really look at your policy for the hills. At the moment, as BNK was saying just the other day, there is no policy for the hills. Hills की development की policy क्या है किसी को मालूम नहीं है. Exactly what is happening in Maharashtra. महाराष्ट्र में जो इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरियाज हैं प्रदीप जी, उनकी वास्तविकता में इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है किसी को मालूम नहीं है. इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही क्या है किसी को ये भी मालूम नहीं है. That's what by the way Mr. Raj Thackeray keeps asking again and again कि आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी क्या है, ये तो बताइए. Let's ask Mr. योगेश चिले. योगेश चिले साहब नमस्कार. नमस्कार सर, वंदे मातरम. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. योगेश चिले साहब, आपको कार्तिक एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. सर आपको भी शुभकामनाएं. और हम यही चाहेंगे कि उत्तराखंड में जो मजदूर टनल में अटके हैं वो जल्द से जल्द बाहर आ जाए ताकि ये कार्तिक की एकादशी हमारी सफल हो जाए. वंडरफुल. और कल तुलसी विवाह भी है, बहुत अच्छा मौका है. वंडरफुल. लेकिन ये बताएं, इसके लिए मुझे सबसे पहले आपकी प्रशंसा करनी पड़ेगी साहब, राज ठाकरे साहब की और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की. जिस प्रकार राज ठाकरे साहब ने कहा कि जातिवाद की राजनीति हम नहीं करेंगे, ये जातिवाद आरक्षण की राजनीति हम नहीं करेंगे, और जो भी नेता एमएनएस में करने की कोशिश करेगा वो एमएनएस के बाहर होगा. मतलब ऐसा स्टैंड लेना, इतना बहादुरी का स्टैंड लेना, क्या बात है साहब, मान गए. वंडरफुल टू यू, रियली हैट्स ऑफ टू यू, फैंटास्टिक. सर हमारे पार्टी में जी जो अलग अलग सेल है उनके नाम ही हमने लोगों के इश्यूज पे रखे. जैसे हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स विंग है, हमारे यहाँ पे विमेंस विंग है, हमारे यहाँ पे बेस्ट कर्मचारी है उनके लिए अलग विंग है, हमारे यहाँ पे जनहित करके एक विंग है, हमारे यहाँ पे रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अलग विंग है. हमारे पार्टी में कोई भी सेल, हमारी अंगीकृत संगठन जो है वो किसी जात के नाम पे नहीं है. जैसे कांग्रेस में या बीजेपी में रहता है अल्पसंख्यक सेल है, ओबीसी सेल है, ये ऐसे सेल हमारे यहाँ पे नहीं रहते. हमारे यहाँ पे लोगों के जो काम हमें करने हैं उसी काम के नाम हमने हमारे सेल को दिए हैं सब. सर फैंटास्टिक. योगेश जी, आपने नया कैंपेन जो बार बार आप लोगों को हाई कोर्ट ऑर्डर है, नाम चेंज, मराठी पार्टी सबको लगना चाहिए, एक जबरदस्त कैंपेन चल रहा है, अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है. एवरी डे आप लोग बोल रहे हैं कि आज 4 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है. रेस्पॉन्स क्या लग रहा है आपको? पूरे महाराष्ट्र से, मुंबई से क्या रेस्पॉन्स, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, सब जगह से क्या रेस्पॉन्स आ रहा है आपको कि लोग? सर आपको भी सर मालूम है 1960 में महाराष्ट्र की निर्मित हुई जी. उसके पहले लगभग 15 साल से महाराष्ट्र हमें चाहिए था, और 1955 में भाषावार प्रांत रचना होने के बाद लगभग 5 बरस और लड़ने के बाद 105 लोगों की जान जाने के बाद यहाँ पे मराठी भाषिक जो जनता है उनके लिए महाराष्ट्र की निर्मित हुई है. इतना सैक्रिफाइस करने के बाद जब महाराष्ट्र की निर्मित हुई तब हम क्या चाहते हैं, सिर्फ हमारे राज्य में अगर मराठी भाषा के नाम पे इस राज्य का निर्माण हुआ है तो यहाँ की सभी आस्थापनों पे, इस्टेब्लिशमेंट पे मराठी में नाम होने चाहिए, जिसका रेजोल्यूशन सरकार ने, जीआर सरकार ने पास किए थे, 2008 में पास किए. उसके बाद हमने उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आंदोलन किए. हमारे लगभग 1000-1500 कार्यकर्ताओं पे केसेस डाले गए, उनको जेल भेजा गया. हमारे नेता संदीप देशपांडे, अमय खोपकर, इनको 10-10, 15-15 दिन उसके लिए जेल जाना पड़ा. इतना होने के बावजूद 2018 में वापस महाराष्ट्र सरकार ने वो और कुछ उसमें इम्प्लीमेंटेशन करके नया जीआर बनाया. फिर ये जो दुकानों के यूनियन है ये हाई कोर्ट में गई उसे चैलेंज करने, वहां पे वो हारे. उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए चैलेंज करने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको खड़े बोल सुनाए और उनको पनिशमेंट भी किया है. और उन्हें फाइन लगाया था. उन्हें 2 महीने का पीरियड दिया था कि आप 2 महीने में आपके जो भी बोर्ड से वो मराठी में करो, सिर्फ मराठी में, देवनागरी में नहीं करना है. तो अगर आप 2 भाषा का वहां पे प्रयोग करने वाले हैं तो उसमें मराठी भाषा 50 या 50% के ऊपर ही चाहिए, उसके नीचे उसका जो साइज है वो नहीं होना चाहिए. इतना क्लियर होने के बावजूद, इतने लड़ाई के बावजूद अगर किसी को समझ में नहीं आता तो फिर हमारा काम है उनको समझाना. हमने अभी तक
अपना लोकशाही मार्ग से जितना उनको समझाना है हमने समझा दिया। अभी 25 तारीख के 12 बजे तक अगर इनके बोर्ड मराठी में नहीं होते हैं तो 26 तारीख से एक तो वो बोर्ड फूटेंगे, नहीं तो उनपे कालिक पोछी जाएगी। ये दोनों में से एक काम हम शुरू कर देंगे सर 26 तारीख से। और चले साहब, दूसरा राज ठाकरे साहब ने जिस प्रकार से राम मंदिर, बिकॉज मोदी साहब ने और अमित शाह जी ने क्लियर कट कैंपेन चल रहा है उनका कि बीजेपी 22 जनवरी और मुहूर्त समय भी बोला 12:22 दोपहर को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे। तो ये पूरे चीज टोटल क्लियर कट है। और फिर जो एक पूरे स्टेट से चले कि हम ट्रेन लेके जाएंगे, ट्रेन में फ्री सबको यात्रा देंगे, कैंपेन चला कि हम इस इलेक्शन में आएंगे तो फ्री आपको अयोध्या लेके जाएंगे। तो राज साहब ने फिर जो पूछा कि क्या आपने टूर एंड ट्रैवल खोल के रखा, क्या बीजेपी ने नया डिपार्टमेंट खोल के रखा कि टूर ट्रैवल, तो ये कैसे, ये इसको जरा समझा देंगे, हाईलाइट करेंगे आप? सर पहली बात तो राम मंदिर होना चाहिए, ये सभी भारतवासियों की इच्छा है। यहाँ पे बहुसंख्य हिंदू है तो उनके भावनाओं की कदर करनी जरूरी थी। इतने साल से वो लड़ाई चालू थी। अभी सुप्रीम कोर्ट के वजह से, बीजेपी के वजह से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वजह से अगर वो निर्णय अपने पास आया है और मंदिर बन रहा है तो वहां पे अच्छा है, सबको अच्छा लगेगा। मगर हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं कहा गया है कि आप फ्री की तीर्थ यात्रा करो, आप अपने पैसे से तीर्थ यात्रा करो तभी आपको पुण्य मिलेगा। तो बीजेपी को क्या आन पड़ी है कि आप लोगों को फ्री में तीर्थ यात्रा के लिए ले जाएंगे और उनको पाप का धनी क्यों बना रहे हैं आप? किसी भी सरकार का ये काम नहीं। हमारे कुछ एमएलए रहते हैं, चलो शिरडी, चलो त्र्यंबकेश्वर, चलो काशी, फ्री में तीर्थ यात्रा। ये आमदारों के काम है क्या? एमएलए के काम है ये एमपी के काम है? आपके काम, आपको क्यों चुना गया है? आपको लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए चुना गया है, आपको महंगाई कम करने के लिए चुना गया है, उनको अच्छा सुशासन देने के लिए आपको चुना गया है, ना कि किसी तीर्थ स्थान पे जाके उनको फ्री में तीर्थ यात्रा कराने के लिए आपको चुना गया है। बीजेपी ये जो कर रही है ये सब इमोशनल इश्यूज पे ये खेल रही है। अभी 5 राज्यों में बीजेपी की जो पीछे जा रही है उसे कवर करने के लिए अभी ये इमोशनल ड्रामा बीजेपी ने शुरू किया है, बाकी कुछ नहीं है। आप लोगों को पाप के धनी बना रहे हैं, ये हमारा स्पष्ट आरोप है आप पे। चिने साहब, आपका जो दीपोत्सव शिवाजी पार्क में हो, राज साहब ने किया, एक बहुत जबरदस्त सक्सेस, आपने अच्छा मैसेज पूरे देश, पूरे महाराष्ट्र में दिया लगातार। और इनवाइट भी जावेद अख्तर जी और सलीम जावेद, पूरे और अच्छे लोग। तो मगर सब ठीक था। अख्तर साहब ने राम का वर्णन किया, राम का जो क्वालिटीज है उसका उन्होंने सिग्निफाई कर दिया, कितना अच्छा आदमी है, मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों है, हर चीज हो गया। मगर बीजेपी की तरफ से आलोचना हुआ। आशीष शेलार ने आलोचना किया, क्या इनको जावेद अख्तर ही मिला, क्या मराठी के इतने स्टांस थे? तो आप कैसे देखते हो, आप इसको कैसे देखते हो, आशीष शेलार जी का कहना और इस चीज को? सर ये बीजेपी वाले जितने नेता है ना, ये झूठे नेता है। ये असल में इनका खुद का बर्ताव अलग है और ये बात अलग करते। आप आरएसएस को मानते हैं, आरएसएस में मुसलमानों के लिए अलग सेल है, आपको तब बुरा नहीं लगता। परसों भी आपके अभिषेक मिश्रा जी आए थे, हमारा ये सब्जेक्ट हो गया था, मैंने सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में कहा तो उनको मिर्ची लग गई। ये भूल गए कि लालकृष्ण आडवाणी मजार पे गए थे बैरिस्टर जिन्ना के, तब वो पाकिस्तान के समर्थक नहीं हुए थे। इनके ही एक बड़े पत्रकार पाकिस्तान में जाके वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए इनके लॉबी के, तब इनको पाकिस्तान का समर्थन नहीं लगा था। ये खुद माननीय नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ को केक खिला के आए, तब वो पाकिस्तान का समर्थन नहीं। हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि भारत में प्याज 100 रुपया किलो हो गया तो इनको मिर्ची लग रही है, हम पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं बोल रहे। तो ये सब दोगले लोग हैं, दोगले। इनके पार्टी में जो शाह अपने जब अंसारी रहते हैं तब वो अच्छे रहते, जितने मुसलमान हैं इनके पार्टी में वो सब अच्छे हैं। लेकिन हमारे स्टेज पे जावेद अख्तर आके अगर कहते हैं कि जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, क्या गलत किया उन्होंने? तो हम बोले हो गए जबरदस्त। तो ये सब जो है ना सर, ये दोगले पार्टी है। आप जाके देखिए, इसी आशीष शेलार के बैंड्रा में
ये जब बोर्ड बैनर लगाते हैं तो उर्दू में बैनर लगाते हैं, क्योंकि आपके कुछ वोटर्स उर्दू है, आपका एरिया उर्दू है, मुसलमानों का है, तो आप वहां पे उर्दू बैनर लगाएंगे। और हमारे स्टेज पे जावेद अख्तर, सलीम खान आते हैं तो आपको हम मुस्लिम धारजी नहीं लगते, जबकि आपका पूरा बर्ताव वैसा है सर। लेकिन एक चीज है सर, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये पहले भी हमारा डिस्कशन हो चुका है इस पे, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था तब भी इस पे डिस्कशन हुआ था। आपसे जानना चाह रहा हूँ, वो क्रॉफर्ड मार्केट के जो लोग हैं, बिल्कुल जो अपना जो कमिश्नरेट है पुलिस का, पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के सामने ही वहीं पर एक शख्स है वीरेंद्र शाह साहब, हाँ जी, उनकी बहुत बड़ी एस्टैब्लिशमेंट है वगैरह, और वहां के जितने भी लोग हैं उनको आपत्ति क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। चलो अब तो ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट का और 26 तारीख तक डेडलाइन है, अगर साइनेज मराठी में नहीं आए तो फिर जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन उनको आपत्ति क्या हो सकती है? आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं और आप मराठी में, आप नहीं, आपको ये कोई नहीं बोल रहा कि आप इंग्लिश में मत लगाइए, आपको कोई नहीं बोल रहा आप हिंदी में मत लगाइए, सिर्फ आप यही बोल रहे हैं ना कि मराठी में भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो उनको आपत्ति क्या हो सकती है? मराठी से नफरत क्यों है, ये बताएं सर। सर दोष इसमें मैं सच बोलूं तो मराठी आदमी का ही है। जिस दिन वो बोर्ड लगा था उसी दिन मराठी आदमी सब एक होके बोलने चाहिए थे कि यहाँ पे मराठी में ही बोर्ड लगने चाहिए जी। हम सहिष्णु हैं, हम चाहते हैं कि लोग यहाँ पे आए मुंबई में, मुंबई उनका भी है मगर कायदे से आए और यहाँ के सरकार के जो कायदे हैं उस और नियम है उनका पालन करें, ये हम चाहते हैं। हमने किसी को कभी रोका नहीं, हम सिर्फ इतना ही कहते रहे कि आप कायदे से आओ, यहाँ के सब टैक्सेस भरो, यहाँ के सब नियमों का पालन करो। अगर आपको 2008 से एक नियम दिया गया है उसका पालन नहीं करेंगे तो हम आपको कैसे मानेंगे? सर मैं यहाँ पे आपके माध्यम से एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हमें कैसे लोग महाराष्ट्र में चाहिए। आप अभी हसल 3 देखते रहेंगे, आप सोचेंगे ये क्या एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, लेकिन बेहद जरूरी है सर। हसल 3 ये एक रैप पे शो है, जिस शो में अपने बादशाह भाई जज है, वहां पे एक लड़का आया है जिसने छत्रपति शिवाजी, मीटू राइड ऐसा कुछ नाम है उसका निकनेम है उसका, तो उसने छत्रपति शिवाजी महाराज पे एक रैप किया है, एक हिप हॉप किया है, जबरदस्त किया है जी। मैं आपको बात बताऊं, उसका वो खून उसने खुद कहा है मेरा खून चंद्रशेखर आजाद की धरती का है, यानी उत्तर प्रदेश का है, और मेरा जन्म छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहेब अंबेडकर की धरती पे हुआ है। आप देखिए ये बात, ये लड़के को ये समझ में आ रहा है। उसने क्या किया, ये रैप करने से पहले उसने खुद के शूज निकाले बाजू में, क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज पे रैप कर रहा था। उसको मालूम है मराठी आदमी कहां पे भावनिक होता है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का नाम आता है तब मराठी मानुस ये इमोशनल हो जाता है। उसके खून में अभी महाराष्ट्र घुसा है, इसलिए उसको मालूम है वो शूज निकालना है रैप करने से पहले, क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज पे रैप कर रहे हैं। तो आप सोचिए ऐसे बाहर से अगर लोग आते भी है, उनका जन्म यहाँ पे हुआ है, 3-4 पीढ़ियां उनकी यहाँ पे गई है, हम चाहेंगे ना वो मराठी कल्चर जो है, मराठी संस्कृति जो है वो अपनाए। मिटेडोर जैसे लोग अगर ये अपनाते हैं तो ये वीरेंद्र शाह को क्या प्रॉब्लम है जी। ये कमाएंगे इधर, खाएंगे इधर, और इनको मराठी से नफरत है तो हम इनको क्यों तो सहेंगे। लेकिन फिर भी हमने जो भी किया है उनके साथ वो पूरा कायदे कानून से किया है। वो कोर्ट में गए, वो कोर्ट में हारे, वो सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां पे हारे, वहां पे फाइन उनको लगा। अभी उन्होंने खुद वीडियो 2 महीने पहले ही जब ये डिसीजन आया तो उन्होंने खुद एक वीडियो बनाया था कि हम ये केस हार चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है 25 नवंबर से पहले सभी दुकानों की बोर्ड ये मराठी में देवनागरी में होने चाहिए। उन्होंने वीडियो बनाए, देखते हैं अभी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं या नहीं करते, नहीं करेंगे तो देखेंगे। But I must remind our viewers that Justice B.V. Nagaratna, who was part of the bench, it was a 2-judge bench, उसमें जस्टिस B.V. नागरत्ना जी ने ये कहा, ठीक है मुंबई कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, अंतरराष्ट्रीय शहर है, लेकिन महाराष्ट्र की राजधानी है, ये मत भूलिए। आप कहाँ रह रहे हैं? आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं, आपको मराठी में लगाना पड़ेगा ना। आई थॉट दिस वुड बी क्लियर टू एनीवन। इसमें इतना केस लड़ने की जरूरत क्या है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये कौन सी मानसिकता है, बड़ी अजीबोगरीब बात है। बट दिस इज रियली एंड ट्रूली स्ट्रेंज। लेकिन जो बात जिस बात से शुरू हुई कि भाई आप कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करेंगे,
जहां तक एमएनएस का सवाल है। एमएनएस अकेली एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो बात कर रहा है वसाई विरार में टैंकर माफिया को खत्म करने की बात कर रहा है और उस पर काम कर रहा है। आप अकेली पार्टी हैं जो सड़क पे उतरे हैं और कोई नहीं उतरा साहब। मैं यहाँ पे 1993 से हूँ, 1993 से हूँ मैं मुंबई शहर में, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए नरेटर। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने और किसी पॉलिटिकल पार्टी को टैंकर माफिया के खिलाफ उतरते हुए नहीं देखा है। आप पहली पार्टी हैं। मुंबई गोवा हाईवे के ऊपर जिस प्रकार के खड्डे हैं, जिस प्रकार वहां की हालत खराब है, उसके ऊपर अकेले आप काम कर रहे हैं। पुणे के हॉस्पिटल्स की जो बद से बदतर कंडीशन है उस पर अकेले आप काम कर रहे हैं। टोल फ्री मुंबई के लिए और टोल फ्री महाराष्ट्र के लिए अकेले आप काम कर रहे हैं। अब आपको लगता नहीं है कि लोगों का भी दायित्व बनता है कि वो भी अब आपका समर्थन करें? आप सारे काम तो उनके लिए कर रहे हैं ना, क्या लोग ऐसा करेंगे? अब चिले साहब सर, इस बार हमें ये लग रहा है कि लोग इस बार हमारे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को गंदा किया गया है, इतना गंदा पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इतने हम कभी नहीं गिरे थे। आज हमारे जो कार्यकर्ता है सर, वो अगर महाराष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, उसके पीछे पूरी प्रेरणा माननीय राज साहब की है। क्योंकि माननीय राज साहब ने कभी ये सोचा नहीं कि सामने वाला आदमी मुझको वोट करेगा कि नहीं, मुझे जो सही लगेगा इस महाराष्ट्र के लिए, इस देश के लिए जो सही रहेगा, मैं सिर्फ वही करूंगा। मुझे अगर किसी का विरोध सहन भी करना पड़े तो मैं जो सच है वही बोलूंगा। और इसी पे हमारी पार्टी चल रही है सर। हम सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं, हम जातिवाद पे बात नहीं करते। हमने जितने भी आंदोलन किए हैं सर, सभी आंदोलन सिर्फ और सिर्फ इस देश के कानून की इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाए उस पे ही किए। जो हमने फेरी वालों के खिलाफ आंदोलन किए, वो भी हम जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे उसकी अमलबजावनी आप कीजिए, इस पे वो आंदोलन किए थे। हमारे कौन से भी आंदोलन आप देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कायदे का इंप्लीमेंटेशन आप किस तरीके से, किस ढंग से करने वाले, उसी पे हमारे आंदोलन रहते हैं सर। प्रदीप जी, चिले साहब, आदित्य ठाकरे जी पोल्यूशन वाले इशू, हम लोग जानते हैं कि राज साहब पोल्यूशन बहुत एक इशू इंपॉर्टेंट, और आप लोग में से बहुत सारे नेता पोल्यूशन के खिलाफ, पोल्यूशन को ऑर्डर में लाने के लिए संघर्ष बहुत किया। आदित्य ठाकरे जी का कहना है कि देखो एकनाथ शिंदे जी, ये जो 1000 टैंकर से कुछ होने वाला नहीं है। पोल्यूशन में बहुत सारी चीज जो हम मिनिस्टर थे तब ने इंप्लीमेंट करने के लिए कहा था, वो कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये दिस गवर्नमेंट, ये सरकार, महाराष्ट्र सरकार, ट्रिपल इंजन वाला सरकार कुछ नहीं कर रहा है पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। और ये 1000 टैंकर लेके वाटर, पानी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई के रोड में आप डालने से पोल्यूशन कंट्रोल में नहीं आएंगे। तो आप आदित्य ठाकरे जी के स्टेटमेंट को कैसे देखते हो? क्या ये सरकार सीरियस नहीं है पोल्यूशन कंट्रोल करने में? सर, ये सरकार सीरियस नहीं है, मगर क्या आदित्य ठाकरे जी की जब सरकार थी वो सीरियस थे? वो भी सीरियस नहीं थे। इनको कोई हक नहीं है सर किसी इशू पे बात करने का, क्योंकि ये खुद 25 साल सत्ता में थे। उनको कभी याद नहीं आया कि मुंबई का पोल्यूशन का मतलब क्या है? सिर्फ धुआं निकलना ये पोल्यूशन का मतलब है? आपने जो मीठी नदी को गटर बना दिया ये पोल्यूशन नहीं है? आपने जो पोईसर नदी को गटर बना दिया, उल्लास नदी को गटर बना दिया, ये पोल्यूशन नहीं था। तो इन्होंने कभी सर पोल्यूशन पे, कभी एनवायरमेंट पे काम ही नहीं किया है। आज चिल्ला के क्या होगा? जब 25 साल में आपने पूरा बर्बाद कर दिया है, उसके बाद आप कितना भी चिल्लाओ, 1 साल में सही होने वाला नहीं है। उसके लिए विजन चाहिए। इन्होंने जिन लोगों को चुन के लाया है, उनके पास क्या विजन है? ये टायरों पे पानी मार के पोल्यूशन खत्म करने वाले लोग हैं सर। ये इस तरीके से काम करेंगे तो ये क्या पोल्यूशन खत्म करेंगे? उसके लिए पूरा जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। आपको कुछ हार्श डिसीजन लेने पड़ेंगे। ये अगर आप नहीं लेते तो आप कुछ नहीं कर सकते। जी, दुरुस्त बात। तो बिल्कुल दुरुस्त बात। यस। और ये करप्शन वाली बात है। आदित्य ठाकरे जी बार बार बोल रहे हैं कि देखो सूरज चौहान, पाटकर, इन पे अत्याचार हो रहा है। आज किशोरी पेडनेकर जी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने गए, बोले कि जो भी नॉन बीजेपी नेता है उनको अटैक करना संजय राउत जी का काम है, ये बीजेपी का काम है। बीजेपी इज यूजिंग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनको इस्तेमाल करके ऑपोजिशन लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं।
तो जो कैंपेन है उनका कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, परिवारवाद के खिलाफ है, तुष्टीकरण, तो इस चीज को आप कैसे देखते हो? करप्शन जो जैसे संजय राउत, आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि हमको विक्टिमाइज कर रहे हैं बिकॉज हम बीजेपी के साथ आने के लिए हमें मंजूर नहीं है, आप इसको कैसे देखते हैं आदित्य ठाकरे जी के स्टेटमेंट को? सर, आदित्य ठाकरे जी जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं, उसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन अभी जो सरकारी यंत्रणाओं का यूज जिस तरीके से बीजेपी कर रही है, ये उससे भी ज्यादा खराब है सर। जो इस लोकशाही को डुबाने के काम आने वाली चीज है। आपको कभी भी बीजेपी के कोई नेता दिखते नहीं जिन पे ईडी जाए, और जिन पे ईडी जाती है वो आपको एक तो आपके पार्टी में आ जाते हैं या आपके साथ मिल जाते हैं। तो ये जो चल रहा है ना सर, ये लोकशाही प्रजातंत्र को बढ़ाने वाली बात नहीं है, प्रजातंत्र को खत्म करने वाली बात शुरू है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताऊंगा, ऐसे ही एक ईडी की नोटिस माननीय राज साहब को आई थी। माननीय राज साहब को मालूम था हमें कुछ नहीं होने वाला क्योंकि हमने कुछ किया नहीं। वो ईडी सरकार जो भी है, अभी उनको सरकार ही बोलना पड़ेगा, उनके पास गए, जो भी उनको पूछना था उनके जवाब दे दिए और शाम को 7 साढ़े 7 बजे वहां से निकल के आए। अभी कुछ लोग कहते हैं कि राज ठाकरे ईडी से डर गए, तो उनको मैं बताना चाहता हूं, उनको याद दिलाना चाहता हूं, ईडी के ऑफिस से आने के बाद राज साहब ने सभी पार्टियों के जितने नेता हैं उनसे वो मिले थे और ईवीएम के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तब ली गई थी जिसका नेतृत्व माननीय राज साहब ने किया था। अगर माननीय राज साहब ईडी से डरते तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद वो करते ही नहीं थे। कौन साथ में रहा है माननीय राज साहब के? कोई नहीं। सबने साथ छोड़ दिया। कांग्रेस ने साथ छोड़ दिया, शिवसेना ने साथ छोड़ दिया, राष्ट्रवादी ने साथ छोड़ दिया। अरे ईडी के डर से भागे ये पार्टियां, और ये अभी ये ट्रोल हमें करने जा रही है। लोगों को सब दिखता है सर, लोगों को मालूम है क्या चालू है महाराष्ट्र में। सर पेंडिंग वारंट है, छोड़िए ना साहब, मंत्री जी के खिलाफ, हसन मुशर्रफ साहब के खिलाफ एक पेंडिंग वारंट पड़ा है, हाईकोर्ट का पेंडिंग वारंट है। वो मंत्री हैं सर, आज क्या बात कर रहे हैं? क्या यही तो हम बोल रहे हैं, ये जिस तरीके से महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स गिर रहा है उसे संभलने के लिए कोई ऐसा आदमी चाहिए जो डिसीजन स्पष्ट ले सके। एकनाथ शिंदे साहब तो खत्म हो गया, सब उनका स्वाभिमान वगैरह सब खत्म हो गया, नहीं ले सकते डिसीजन। वो ग्राम पंचायत का जीत आपको लगता है कि गए बार भी हम लोग डिस्कस किए थे कि ग्राम पंचायत में बीजेपी कह रहा नंबर 1, अजित पवार जी नंबर 2, एकनाथ शिंदे जी नंबर 3, और ये विजन है कि लोग चाहता है कि 2024 में एकनाथ शिंदे जी फिर सीएम बने और प्राइम मिनिस्टर 2024 में रिपीट होगा। ये एक संकेत है, सिग्नल है ग्राम पंचायत इलेक्शन। कैसे देखते हो, सच्चाई है चिले साहब उसमें? सर कुछ सच्चाई नहीं है। पहली बात तो ग्राम पंचायत इलेक्शन जो लड़े जाते हैं वो ना तो नरेंद्र मोदी जी के नाम से लड़े जाते हैं, ना वो फडणवीस साहब के नाम से लड़े जाते हैं, ना वो शरद पवार साहब के नाम से लड़े जाते हैं। वहां पे पार्टियां नहीं रहती, वहां पे पैनल रहता है, और वो पैनल 2 या 3 पार्टियों का मिलके भी रहता है। और वो पैनल इतने विचित्र रहते हैं, किसी पैनल में बीजेपी और कांग्रेस एक साथ रहेगी, किसी पैनल में शिवसेना और अपने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक साथ रहेगी। तो वहां पे कुछ नहीं रहता, कोई झंडा नहीं रहता है, सब अपने दम पे वो इलेक्शन जीतते हैं, लड़ते भी है और जीतते भी है। अभी मैं हमारे पनवेल का एक आपको किस्सा बताऊं। पनवेल के बाजू में एक गांव है जिसका नाम है विचुम्बे। वहां पे सभी के सभी जो सदस्य थे वो शेतकरी कामगार पार्टी के सभी सदस्य चुन के आए, और सरपंच जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है वो बीजेपी का आ गया। अभी सभी जितने भी शेकाप के जो बोलते हैं हमारे आए हैं, तो सभी के सभी सदस्य बीजेपी को शामिल हो गए। अभी कौन बोलेगा किसका है वो सरपंच, किसका है वो? कल उसको कोई नया ऑफर कोई दे दे तो वो उधर जाएगा। तो ये सब दोगलापन है सर, और हमें तो हंसी आती है जब हम ये सब देखते हैं। इसको रोके कैसे? हम कंफ्यूज हो रहे हैं, रोकना कैसे? In any event, the anti-defection law does not apply as far as panchayat elections are concerned. Other election laws also don't apply. तो मतलब in any event, that's it. योगेश चिले साहब, thank you so much for joining us. It's been a great pleasure. आपको एकादशी की और तुलसी विवाह की बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। और ये जो मुझे नया लुक है आपका बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है नया लुक। धन्यवाद। मैंने बजाज सर से ही प्रेरणा ली है उसके लिए।
थैंक यू। मतलब मैंने मूछें मुंडवा दी और आपने रख ली, क्या बात। नमस्कार सर, नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र सर। That was nice. The one party I really admire, apart from the Aam Aadmi Party, of course, both these parties are very sincere about what their intent is. Let's be very Exactly, clear. very clear, extremely clear. I mean, they have complete clarity on what they want to do. There is no confusion here. It's very, very straight, very simple. भाई इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, ये करेंगे और ये करेंगे और ऐसे हम लोग आगे जाएंगे. At the moment, from the Aam Aadmi Party, my other favorite party, I have two favorite parties. One, of course, is the Aam Aadmi Party. The other one is the MNS.